नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 109 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय साहित्यिक परंपराएं तथा यूरोपीय स्रोत। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस चैप्टर से ना दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि जो मुगल काल है इसके बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं उसमें भारतीय साहित्य की क्या भूमिका है, यानी कि मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोतों में भारतीय साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जब हम मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोतों में भारतीय साहित्य की भूमिका का वर्णन करेंगे तो 4 प्रकार के साहित्य हैं, एक संस्कृत, एक ब्रजभाषा, एक राजस्थानी और एक असम बुरुंजी, जिसकी बात इस चैप्टर में की जाएगी। और अगला प्रश्न ये बनता है कि मुगल काल के बारे में यूरोपीय यात्रियों से हमें क्या पता चलता है, यानी कि मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोतों में अंग्रेजी साहित्य का क्या योगदान है, जिसमें हम 2 प्रकार के वृत्तांतों को पढ़ेंगे, एक जैसुइट के वृत्तांत और एक अंग्रेज यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबें। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। वीडियो यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी एक प्रस्तावना दी गई है जिसको पढ़ने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख रखी है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, भारतीय साहित्यिक परंपराएँ, साम्राज्यिक तथा उप साम्राज्यिक प्रसारण। तो देखिए, जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, या फिर किसी भी राजवंश के बारे में जो साहित्य लिखे जाते हैं उससे हमें क्या पता चलता है। तो देखिए, जब भी हम किसी राजवंश के साहित्य को पढ़ते हैं तो उससे सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि उस राजवंश का प्रशासन कैसे था, उसकी सीमाएं कहाँ तक थी, राजा की प्रकृति कैसी थी, क्या राजा और प्रजा के संबंध अच्छे थे या नहीं। लेकिन जब हम इन साहित्यों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने ना 2 मेंटलिटी होनी चाहिए। पहली मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये साहित्य बिल्कुल सही ही होगा, और दूसरी कि ये साहित्य सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब राजा के संरक्षण में किसी साहित्य का निर्माण किया जाता है तो कई बार उसमें ना राजा को खुश करने के लिए लिखा जाता है, और ऐसे में बढ़ा चढ़ाकर इतनी सारी बातें लिख दी जाती हैं कि ऐसा लगता है कि वास्तव में सही नहीं है। लेकिन हर इतिहासकार, हर लेखक ऐसा नहीं होता है। कुछ लेखकों ने बहुत ही अच्छा साहित्य लिखा है जिसमें उन्होंने राज्य की कमजोरी और राज्य की मजबूती दोनों पक्षों को उजागर किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि संस्कृत साहित्य से हमें मुगल काल के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कुछ जो संस्कृत महाकाव्य थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ संस्कृत साहित्य की बात करेंगे। तो जब हम अकबर के दरबार की बात करते हैं तो अकबर के दरबार में बड़े पैमाने पर विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। ऐसे में जो संस्कृत के विद्वान थे, इनकी 2 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी में ब्राह्मण आते थे और दूसरी श्रेणी में जैन आते थे। अब जो ये ब्राह्मण थे, इन्होंने दरबार के घटनाक्रमों से खुद को अलग रख लिया। अब बचे जैनी। अब ये जो जैन समुदाय के लोग थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर बहुत सारे साहित्यों का सृजन किया, जिससे हमें मुगल काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो जैनियों ने बड़े पैमाने पर कविताएँ लिखी, चरित्र लिखे और प्रबंध लिखे, जिसमें विभिन्न प्रकार की कहानियाँ के माध्यम से उन्होंने मुगल काल के बारे में अपनी जानकारियाँ दी हैं। तो जैसे कि एक लेखक हैं ऑड्री ट्रस्के, इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी जैन सांस्कृतिक रचनाएं हैं, इन्हें पढ़ते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कल्पनात्मक भी हो सकती हैं और रियलिटी भी हो सकती है, जो कि मैंने पहले बता दिया। जब भी हम किसी साहित्य को पढ़ेंगे तो हो सकता है वो साहित्य कल्पनाओं में लिखा हो, यानी कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो रियलिटी में भी हो। तो जब हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की तो हमारे सामने नाम आता है शांति चंद्र का। तो अकबर के दरबार में एक शांति चंद्र नाम का व्यक्ति था जिसने एक किताब लिखी थी, करुणा का कोश या फिर कृपास कोश। इस किताब में शांति चंद्र ने अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा है, उनके जन्म के बारे में लिखा है और उसके बचपन का वर्णन किया है। वो ये काबुल के शहर के बारे में भी इस किताब में बताता है, और वो ये बताता है जो खुरासान का क्षेत्र था, ये विदेशी भूमि थी और इसका संबंध अखरोट, खजूर और घोड़ों से था। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखी होगी तो बाबरनामा में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा उसने क्या करा है, बाबर और हुमायूं को
भारतीय राजाओं की परिधि से बाहर रखा है। वो कहता है कि हुमायूं और बाबर दोनों ही बाहर के राजा हैं, जबकि जो अकबर है उसी ने मुगल का विस्तार किया है। मुगलों का सबसे जो बड़ा राजा रहा वो कौन रहा? अकबर ही रहा। ऐसा कौन कह रहा है? शांति चंद्र कह रहा है। एक और जैन विद्वान है जिनका नाम है रायमल। इन्होंने जो अपनी किताब लिखी है वो लिखी है जम्बू स्वामी चरित। देखिए भारत के लिए ना जम्बू द्वीप का भी नाम यूज़ किया जाता है प्राचीन ग्रंथों में। तो इसने किताब लिखी है जम्बू स्वामी चरित। उसमें वो पता क्या कहता है? उसमें वो कहता है नहीं, मुगलों का जो अस्तित्व है वो बाबर से है, बाबर ही दिल्ली का स्वामी था। मुगल सेना खासकर जो गुजरात विजय हुई थी उसका वर्णन वो करता है अपनी किताब में। वह अकबर की विजयों का भी वर्णन करता है। जहाँ शांति चंद्र की जो रचना थी वो अकबर के अधीन जैन प्रभाव की मौजूदगी के बारे में बताती है। शांति चंद्र ये भी बताता है कि अकबर ने जो रियायतों की घोषणा की थी, जैसे उसने जजिया कर को हटा दिया। जजिया कर क्या था? जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति यानी कि साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए इस कर को हटा दिया। इसके अलावा उसने गौ हत्या पर भी कहीं कहीं प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसे में शांति चंद्र का कहना है कि अकबर के जो निर्णय थे ना जैन धर्म से प्रभावित थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जैन रचनाएं हैं। जैसे एक लेखक थे पद्म सागर, इन्होंने एक किताब लिखी है जगत गुरु काव्य। तो पद्म सागर ने जो जगत गुरु काव्य लिखी है ना 1589 में, ये किताब मुगलों की सत्ता को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो बाबर को हिंदुस्तान का ना राजा नहीं मानता। वो कह रहा है कि बाबर ना केवल भारत में आया और उसने क्या करा, अपनी सत्ता को बस और बस स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे में वो क्या कहता है कि मुगलों का जो पहला राजा बना ना हुमायूं बना, और वो हुमायूं और फिर अकबर के सैन्य अभियानों का उल्लेख करता है। कौन? पद्म सागर। कहाँ पर? अपनी किताब जगत गुरु काव्य में। इसके अलावा इबादत खाना, जहाँ पर किताबों की रचनाएं होंगी। तो इबादत खाने की परिचर्चा के दौरान वो मुगल जैन संवाद पर भी लिखता है कि किस प्रकार से मुगल लोग जैन लोगों से बातचीत करते थे। इसके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा है। इसके अलावा वो हुमायूं द्वारा साम्राज्य की प्रसिद्धि के बारे में भी लिखता है। ऐसी एक और लेखक है रुद्र कवि। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है 1596 में राष्ट्रोद वंश महाकाव्य, जिसमें उन्होंने हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध का उल्लेख किया है। तो रुद्र कवि जो है वो भ्रामक रूप से विजय का श्रेय बहादुर शाह को देता है। तो इस प्रकार से जो ये किताबें हैं ये हमें मुगल काल के बारे में जानकारी का एक बड़े पैमाने पर स्रोत देती हैं, जिससे हमें न केवल मुगल काल की जानकारी मिलती है बल्कि उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। तो यहाँ से आप 2-3 अगर किताबों के एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे शांति चंद्र की किताब के बारे में लिख दीजिएगा, पद्म सागर के जगत गुरु काव्य के बारे में लिख दीजिएगा, और यही बताइएगा कि थोड़ा सा हेडिंग बनाकर कि इनसे हमें पता क्या चलता है। तो ये सारे संस्कृत साहित्य की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं किताबों के। तो 3 से 4 किताब अगर आपके माइंड में आ जाएंगी तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि और संस्कृत स्रोतों की बात करेंगे तो उनसे हमें मुगल दरबार के जीवन के पहलुओं को जानने में मदद मिलेगी। जैसे कि एक ग्रंथ है कृष्णदास का द्विभाषी व्याकरण पारसी प्रकाश। इस ग्रंथ में ये कहा गया कि अकबर जो है वो विष्णु के अवतार के रूप में है। इसी प्रकार से एक अज्ञात विद्वान है जिनके बारे में नहीं पता लेकिन उनकी किताब के बारे में पता है, अल्लोपनिषद। जो अल्लोपनिषद है यानी कि ये अल्लाह का उपनिषद है। इसमें 10 श्लोक हैं जहां ये बताया गया है कि जो अल्लाह की पहचान है वो हिंदू देवी देवताओं के समकक्ष है। इसके अलावा ये ग्रंथ हमें इस्लामिक धर्म की जानकारी लेने के लिए और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें बताता है। ये अकबर की पहचान रसूल के रूप में करता है, यानी कि पैगंबर के रूप में करता है। इसके अलावा जब हम फारसी ग्रंथों की बात करते हैं तो फारसी ग्रंथों ने जैन और ब्राह्मण साहित्य की संस्कृत उपाधियों की उपेक्षा की थी, लेकिन अकबर ने क्या करा? अकबर की अगर जानकारी बात करें तो हमें संस्कृत ग्रंथों से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। यानी कि जब हम फारसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उनने कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्यों की अवहेलना करी है, लेकिन जब हम संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं तो इससे हमें अकबर के बारे में पता चलता है। जैसे कि भानुचंद्र गनी रचित जैन विद्वान भानुचंद्र की जीवनी है, यानी कि एक बंदा था भानुचंद्र, उसकी एक किताब थी भानुचंद्र गनी चरित जो कि उसकी जीवनी है, और इसके लेखक थे सिद्धिचंद्र। वो वर्णन करते हैं कि अकबर द्वारा उनकी बौद्धिक उपलब्धियों के आधार पर उन्हें उपाध्याय की उपाधि दी गई थी। यानी कि जो भानुचंद्र थे इतने बड़े विद्वान थे
इतने बड़े विद्वान थे कि इन्हें अकबर ने इसे उपाध्याय की उपाधि दी। ऐसी एक और था हरिविजय, इसे जगत गुरु की उपाधि दी। किसने? अकबर ने। तो इससे पता चलता है कि अकबर ने अपने दरबार में जैनियों को और खासतौर पर संस्कृत भाषाओं को संरक्षण दिया। अकबर ने अपने मुस्लिम उमरा को भी संस्कृत उपाधियां प्रदान की हैं, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उन्हें भी संस्कृत की उपाधि दी है। अकबर ने अबुल फजल को उसके प्रशंसापूर्ण लेखन के लिए दलाल लंबन यानी कि सेना के स्तंभ की उपाधि दी है। तो इससे पता चलता है कि साहित्य को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, लेखन कला को आगे बढ़ाने के लिए, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अकबर ने विभिन्न प्रकार की उपाधियां भी दी हैं। तो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण जैन विद्वान रुद्र कविता, जिसकी बात अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में की, उसने जो 4 मुख्य प्रबंध ग्रंथों की रचना करी है, जैसे दान शाह चरित, खानखा चरित, जहांगीर चरित, कीर्ति मुल्लास, जिसमें उसने 1596 में बलगान वंश का इतिहास भी लिखा है। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ किताबों के नाम याद हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हों तो फिर आप आंसर फिर तो लपेट ही पाओगे। तो इसलिए कुछ किताबों के नाम ना आप अपने माइंड में लेकर चलना। तो संस्कृत साहित्य किस प्रकार से हमें मुगल काल के बारे में जानकारी दे रहा है, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, जिसकी हमने एक शॉर्ट समरी रखी है। अब हम बात करेंगे ब्रज भाषा के साहित्य की। तो देखिए, ब्रज भाषा के साहित्य में बहुत सारी ना रीतियाँ लिखी हुई हैं, यानी कि काव्य लिखे गए हैं। और ऐसे में राजा की प्रशंसा में जो काव्य लिखे जाते हैं, राजा की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे हिस्ट्री में प्रशस्ति। तो प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति वे लेख हैं जो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। तो राजा की प्रशंसा में अगर कोई लेख लिखा जाएगा तो सीधी सी बात है वो एक तरफा लेख होगा। लेकिन फिर भी कुछ कवियों ने, कुछ लेखकों ने कुछ ऐसे इतिहास की रचना की है, कुछ ऐसे ग्रंथों की रचना की है जिसमें एक तरफा इतिहास का वर्णन नहीं है। जैसे कि केशव दास की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी है रत्न बावनी, जिसने उन्होंने राजकुमार रतन सेन के बारे में लिखा है, जहां वो बताते हैं कि किस प्रकार से जब मुगलों ने ओरछा पर आक्रमण किया तो ओरछा के लोगों ने कैसे इनका विरोध किया। यह ग्रंथ इस रचना के नायक बुंदेला शासक रत्नसेन के बारे में है, जहां रत्नसेन मधुकर शाह का पुत्र था। उसने रण क्षेत्र में अकबर की सेनाओं के विरुद्ध वीरताई गाथा का बखान किया अपनी इस किताब में, यानी कि जो रत्नसेन था उसने अकबर के खिलाफ बड़े खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा। केशव दास अपनी किताब में यह भी लिखता है कि जब अकबर और रत्नसेन की लड़ाई हो रही थी तो रत्नसेन ना कंफ्यूज हो गया था। वही सोच रहा था कि मैं अपना आत्मसमर्पण करूं या भाग जाऊं, लेकिन अंततः उसने निडरता से लड़ाई करी। तो ऐसे में जो केशव दास है वो अपनी किताब में रत्नसेन को महान मानता है। वो कहता है कि उसने बलिदान दे दिया लेकिन हार नहीं मानी, और अकबर भी उसके बलिदान और वीरतापूर्ण चुनौती के लिए उसकी प्रशंसा करता है। ऐसी कुछ और किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे कि जहांगीर जस चंद्रिका, जिसे रहीम के पुत्र इराज ने लिखा था। इसमें जैसे कि केशव दास ने लिखा था, वैसे ही इसमें जो इराज ने लिखा है वो जहांगीर की तुलना राम के रघुकुल राजाओं सागर तथा दिलीप से की है। ऐसी अकबर के उमरा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने कला और साहित्य के महान संरक्षक के रूप में उन्होंने उभरे हैं, यानी कि अब्दुल रहीम खाने खाना ने बड़े पैमाने पर साहित्य को बढ़ावा दिया है। बताया जाता है कि उनके दरबार में मध्य एशिया और ईरान के साथ साथ हिंदुस्तान के बड़े पैमाने पर विद्वान उनके दरबार में रहते थे। खाने खाना ने फारसी और हिंदी साहित्य की रचनाओं के लिए बड़े पैमाने पर अनुदान भी दिए हैं। अब्दुल बाकी नहावंदी ने 1616 में एक जीवनी लिखी है महासिर रहीमी, जहां नहावंदी कई हिंदी कवियों द्वारा सबक हिंदी और खाने खानान पर रचित गई प्रशस्ति रचनाओं का संदर्भ देता है। तो यानी कुल मिला के ब्रज भाषा की जब हम बात करेंगे तो ब्रज भाषा जो साहित्य है वो हमें राजाओं के बखान के बारे में बता रहा है, इसके अलावा युद्ध का वर्णन कर रहा है, इसके अलावा वो प्रशंसा के बारे में लिख रहा है, राजाओं की प्रशंसा कर रहा है, और जिसमें एक बहुत बड़ा नाम जो आपको लिखना है वो केशव दास का लिखना है, और उसकी किताब में जो कहानी हमें मिलती है आप वो बताइएगा। आगे चैप्टर में राजस्थानी साहित्य के बारे में लिखा गया है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अकबर और राजपूत के जो संबंध थे, यानी कि मुगलों और राजपूत के जो संबंध थे वो हमेशा से ज़बरदस्त रहे, जहाँ राजपूतों ने अपनी सेवाएं मुगल काल में दी। तो जब हम राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ से हमें मुगलों और राजपूतों के संबंधों के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ राजस्थान की बोलियाँ अलग अलग हैं, तो उसके आधार पर रासो, काव्य, वंशावली, ख्यात, वात, इस प्रकार के साहित्यिक स्रोतों की रचना की गई है।
बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। जैसे कि एक ग्रंथ है दलपत विलास का। इस ग्रंथ के केंद्र में बीकानेर के राजा राय सिंह हैं और उनका पुत्र कुंवर दलपत सिंह है। ये मुगल राजपूत संबंधों के आधार को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? दलपत विलास। ये ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखक जो है वो बहुत सारी घटनाओं के आसपास है, यानी कि जो घटनाएं घट रही हैं वो बिल्कुल लेखक के आसपास घट रही हैं। लेखक आंखों देखी बता रहा है अपनी इस किताब में। वो अकबर के व्यक्तित्व को ना उदार बताता है। वो कहता है कि अकबर तो बहुत करुण हृदय वाला बंदा था। इसके अलावा उसने पानीपत के युद्ध में एक साहसी वीर बादशाह के रूप में भी अकबर को दिखाया है। इसके अलावा मारवाड़ के राठौरों के बारे में भी इससे हमें पता चलता है। शेरशाह के साथ संबंध के बारे में भी पता चलता है। तो इस प्रकार से जो राजस्थानी काव्य रहे हैं, राजस्थानी जो रचनाएं रही हैं, ये कुल मिलाकर मुगल और राजपूतों के संबंधों का वर्णन करती हैं। इसके साथ साथ एक और किताब है जिसमें कवि दुर्सा आड़ा का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि वो अकबर का कवि था। कौन? चारण। तो चारण कवि दुर्सा आड़ा का वर्णन है जो अकबर के दरबार का कवि था। उसने राणा प्रताप और उसकी वीरता और अकबर के विरुद्ध उसके प्रतिरोध की प्रशंसा की है। इसके साथ साथ राणा के प्रति अकबर के अव्यक्त सम्मान के विषय में उसने 75 छंद लिखे हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों का जो हम पढ़ते हैं तो हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए कि कहीं ये एक तरफा तो नहीं है, कहीं ये एक ही व्यक्ति की वीरता की प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं। इस सब के बारे में हमें किससे पता चलता है? राजस्थानी साहित्य से। और ऐसी एक और साहित्य है असम बुरुंजी। देखिए जो बुरुंजियाँ हैं इसका मतलब है गाथाओं का एक संग्रह जो अज्ञानी को सिखाता है, यानी कि राजाओं की गाथाओं को लिखा जाएगा जिससे जो लोग नहीं जानते उन लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। जो बुरुंजी है 16वीं शताब्दी में लिखी गई हैं और ये गद्य में लिखी गई हैं। जो बुरुंजी है वो अहोम भाषा में शुरू में लिखी गई, बाद में असमी भाषा में लिखी गई, यानी कि असम के साहित्य के बारे में बताती हैं। सबसे शुरुआती जो अहोम बुरुंजी थी वो 16वीं शताब्दी के आखिर में लिखी गई थी और आगे चलकर जो अहोम राजा सुफक्का था उसके आक्रमण के समय के बारे में ये बताती हैं। ये उस समय की घटनाओं के बारे में बताती हैं और अहोम राजाओं के बीच में जो बातचीत है, कर किस प्रकार से वो लोगों पर लगाते थे, इन सब के बारे में पता चलता है, यानी कि प्रशासनिक और आर्थिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमें असम के विवाह समारोह, मनोरंजन, अहोम राजा शवाधान कैसे करते थे, इन सब के बारे में पता चलता है। किससे? असम बुरुंजियों से। तो मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोतों में भारतीय साहित्य की क्या भूमिका है, संस्कृत साहित्य की क्या भूमिका है, ब्रजभाषा साहित्य की क्या भूमिका है, राजस्थानी साहित्य की क्या भूमिका और असम बुरुंजी की क्या भूमिका है, ये हेडिंग बनाकर इनके बारे में एक एक दो लेखकों के बारे में बताकर आप लिख दीजिएगा। आगे चैप्टर में ये है कि अगर हमें मुगल काल के बारे में और जानना है तो उसमें यूरोपीय यात्रियों की क्या भूमिका रही है, जिसमें से अंग्रेज यात्री और जैसुइट के वर्णनों के बारे में बताया गया है। तो देखिए जैसुइट कौन थे? तो जैसुइट वो लोग थे जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत में आए थे। जैसुइट कौन थे? तो जैसुइट ईसाई मिशनरियाँ थी भाई, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत में आए थे। तो जो अकबर होगा ना, ये अपने दरबार में जैसुइट को बुलाएगा। देखिए अकबर अपने अंतिम समय में उसने पता क्या करा था? अकबर ने अंतिम समय में ये किया था कि उसने विभिन्न धर्मों के बीच में ना बहस करवाता था, संवाद करवाता था, और वो ये कहता था कि ये संवाद लड़ाई झगड़े में ना बदले, बस हर एक व्यक्ति अपने धर्म की ना अच्छाइयों के बारे में बताए, और बड़े पैमाने पर बहस होती थी। ऐसे में अकबर ने विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं को इकट्ठा करके दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना करी, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में उसने जैसुइटों को भी बुलाया था। ये माना जाता है कि वो जैसुइट से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी उसने जैसुइट की नियुक्ति की। तो जैसुइट जो थे, जैसुइट मुगलों के प्रथम साक्षात्कार अकबर के काल में हुआ, यानी इनके बारे में हमें अकबर के शासनकाल में पता चलता है, जिसमें एक फादर थे, फादर ड्यू जैरिफ। इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्रॉयर। इस किताब में हमें भारत के बारे में पता चलता है। तो जब ये जैसुइट मुगल दरबार में गए तो वहाँ की जो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था देखी, प्रशासनिक व्यवस्था देखी, आर्थिक व्यवस्था देखी, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा। जैसे कि एक फादर थे ड्यू जैरिफ, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हिस्ट्रॉयर। इसमें हमें मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हालांकि ड्यू जैरिफ कभी भारत खुद नहीं आया था। उसने जो ये किताब लिखी है ना, वो जो अन्य जैसुइट भारत में आए थे उनके विवरण, उनके बारे उनसे सुन कर लिखी है। तो जो हिस्ट्रॉयर किताब है ये 3 खंडों में लिखी गई है, जिसमें से प्रत्येक के 2 भाग हैं। हम केवल प्रथम खंड की बात करेंगे क्योंकि प्रथम खंड ही हिंदुस्तान से संबंधित है, जबकि जो बाकी 2 हैं ना वो अफ्रीका और जापान के बारे में बताते हैं।
तो हिस्ट्रॉयर का जो प्रथम खंड है, पहली यूनिट है, उससे हमें हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब जो जेरिफ की वृत्तांत है ना, ये बड़े ऐतिहासिक महत्व का है। इसमें हमें यूरोपीय लेखकों के शुरुआती धारणाओं के बारे में पता चलता है। जेरिफ ने अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन को भेजा था। अकबर के दरबार में जो पहला मिशन आया था वो अकबर के अनुरोध पर आया था, जिसमें फादर था रुडोल्फ एक्वा विवा। इसके बाद फादर एंटोनियो मानसेट और फादर फ्रांकवा हेनरिक भी इसमें शामिल थे। ये मिशन फतेहपुरी में अकबर के दरबार में 1580 में पहुंचा। 1578 में पुर्तगाल फादर पियरे टोरा अकबर के दरबार में पहुंचा, ये दूसरा मिशन था। और ऐसे ही 1595 फादर हिरोसमे जेवियर नोराइस के नेतृत्व में तीसरा मिशन यहाँ पर पहुंचा। जेसुइट के विवरणों से हमें दरबारी तहजीब के बारे में पता चलता है, दरबार के कार्य संचालन के बारे में पता चलता है, चित्रकला के बारे में जहांगीर की रुचि के बारे में पता चलता है, चित्रशालाओं के बारे में पता चलता है, अकबर के दक्कन अभियानों के बारे में पता चलता है, मलिक अंबर के साथ उसके टकराव के बारे में पता चलता है। ये सारी चीज़ें हमें इन जेसुइट के द्वारा लिखे गए वृत्तांतों से पता चलती है। इसके अलावा जेसुइट वृत्तांत हमें अंग्रेज और मुगलों के संबंधों के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मुगल दरबार में अपनी छवि स्थापित की। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है इन जेसुइट वृत्तांतों से कि पुर्तगाली जो थे वो किस प्रकार से भारत में अपना प्रशासन जमाए जा रहे थे। इसके साथ साथ कुछ जेसुइट कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुगल काल था, ऐसे में उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं उनकी उदार नीति की वजह से। तो जेसुइट जो हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि एक लेखक जिस देश का होता है उसके ऊपर प्रभाव भी उस देश के साहित्य का होता है। ऐसे में वो किताबें कई बार ऐसी भी हो सकती हैं जो भ्रामक हों। तो कुल मिलाकर जेसुइट के वृत्तांतों से हमें अकबर की राजनीतिक प्रणाली, दरबारी प्रणाली, उनके संबंध अन्य क्षेत्रों से और उस समय के युद्धों के वर्णन के बारे में पता चलता है। ऐसी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फादर मांसरेट। फादर मांसरेट जो थे ये भी जेसुइट मिशनरी से प्रभावित थे। ये भी जेसुइट मिशनरी से थे जो अकबर के दरबार में आने वाले पहले जेसुइट मिशन में थे। तो ऐसे में इन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उससे हमें मुगल काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फादर मानसेट का जो विवरण है वो गोवा से फतेहपुर सीकरी की यात्रा के बारे में बताता है और उसके बीच में पड़ने वाले हर एक क्षेत्र के बखान के बारे में बताता है। वो भारत के शहरों का वर्णन करता है। कौन? फादर मानसरेट। वो सूरत, इसके किले, सैन्य छावनियाँ, व्यापारिक गतिविधि, बंदरगाह और शहर के जहाज़ों के बारे में बताता है। मानसरेट ने मांडू और ग्वालियर की किलेबंदी के बारे में बताया है। फादर मानसरेट वर्णन करते हैं कि जब वे अकबर और उसके पुत्रों से मिले तो उसके 2 पुत्र पुर्तगाली वेशभूषा में थे, जो अन्य संस्कृतियों के प्रति अकबर की स्वीकारता के बारे में बताते हैं कि अकबर अन्य संस्कृतियों के प्रति भी सहिष्णु था। इबादत खाने की बहस के बारे में भी बताते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। मानसरेट हमें यही बताता है कि अकबर ने जेसुइट फादरों से उसके पुत्र मुराद के शिक्षक बनने का आग्रह भी किया। तो जो मानसरेट का विवरण है वो अकबर के व्यक्तित्व के बारे में बताता है, शिकार में उसकी रुचि के बारे में बताता है, आम जनता में घुल मिल जाने के बारे में बताता है, अकबर का जनता के प्रति प्रेम, उसकी उदारता और विदेशियों के प्रति उसका व्यवहार, विनम्रता, शिक्षा का प्रचार प्रसार, इन न्याय व्यवस्था और दंड इत्यादि के बारे में सारी चीज़ें हमें मानसरेट का ये किताब बताती है। इसके अलावा और भी कुछ अंग्रेजी यात्री थे जिन्होंने मुगल काल के बारे में हमें जानकारी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से पता चलती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस काल में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और आगे चलकर अंग्रेज, डच और अन्य यूरोपीय कंपनियां आने लगी थीं। ऐसे में यहाँ के लोगों ने जो भी इतिहास लिखा है, जो भी किताबें लिखी हैं, इससे हमें मुगल काल के परिवेश के बारे में पता चलता है। तो यहाँ से अगर कुछ नाम आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको एक समरी टाइप से आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में यही है। अगर आप ये अंग्रेज यात्री वाले की बात करोगे तो कुछ नाम है यहाँ पर, जैसे कि रॉल्फ फिच, जॉन मिल्डन हॉल। मिल्डन हॉल की जो किताब है बहुत संक्षिप्त है, वो आगरा और मुगल दरबार के बारे में बताती है। इसके साथ साथ रॉल्फ फिच मुगल परिवेश का वर्णन जो करता है वो पर्यवेक्षण रूप से करता है। ऐसी सीके चार्टर जारी होने से पहले फरवरी 1583 में न्यूबरी और उनके साथियों ने, जो कि लंदन से एक जहाज टाइगर पर सवार होकर आए थे, और फिर 1585 में वो गोवा पहुंचे थे और वहां से उज्जैन होकर आगरा पहुंचे थे। तो इसके और फिर फतेहपुर सीकरी गए थे। तो ऐसे में इस यात्रा के दौरान जो उनके अनुभव रहे उन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमें मुगल काल के बारे में अंग्रेजी साहित्य और भारतीय साहित्य से क्या पता चलता है, तो आई होप सो इसका आंसर आप कर देंगे।
देखिए चैप्टर बहुत लेंथी है और इन्हें आधे घंटे में कवर करने में कई सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, बट जब आप आंसर लिखो तो आंसर आपका प्रभावी रहेगा। ये एक समरी टाइप से है, आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बट फिर भी समरी में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।